हाय माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो हमारी कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो कोई ना कोई प्रश्न जो है वो डीएनए से आता है, जो कि आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो हम पहले इसका बेसिक को क्लियर करेंगे, बेसिक आइडिया को लेंगे क्या है डीएनए। चलिए तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इमेजेस के थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्या है डीएनए, हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमको क्या इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का क्या मतलब होता है? जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ठीक है। जो कि हमारे पूर्वजों में था, ठीक है, हम में है, हमसे आगे हमारे आने वाली पीढ़ी में होगा, ठीक है। यह आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर है, राइट। सो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिटेंस होता है ना। इसी को कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ये बात करें तो पौधों की बात करें तो प्लांट में भी होता है, ठीक है। प्लांट की सेल्स में भी है, कोशिकाओं में होगा, ह्यूमन की सेल में भी कोशिकाओं में है। और सबकी बात करें सब में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। बिना ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी जिसके अंदर या तो डीएनए या आरएनए नहीं है, एक्सेप्ट सम वायरस या वायरोइड्स, जिनको हमने नाम चेंज करके प्रायंस नाम दे दिया है, ठीक है। जिनके अंदर ना तो डीएनए है ना आरएनए है, केवल प्रोटीन का कोड बना होता है। तो ये एक बहुत ही अलग बात है, ये थोड़ी बड़ी बात है। इसके लिए अगर जनरली हम बात करें तो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले फिर मैं आपको इमेजेस के थ्रू आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले हम इन पॉइंट को देख लेते हैं। सो मानव में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। अब इसमें आप बात करते हैं, हमको बहुत सारी बार कन्फ्यूजन होता है गुणसूत्र में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या चीज़ है और डीएनए क्या चीज़ है? ये मोस्ट ऑफ द लोगों का जिनके बेसिक सही नहीं है तो उन्हें कन्फ्यूजन होते ही रहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। सभी वनस्पतियों और प्राणियों में पाए जाने वाले तंतुनुमा पिंड, जो कि आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करता है, उन्हें संचारित करता है। और प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्र संख्या सुनिश्चित होती है, एक निश्चित होती है, राइट। मानव की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी? 23 जोड़े, 23 पेयर्स, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, सिंपल से क्वेश्चन। 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़े, राइट, है ना। जिसको क्या लिख सकते हैं? जिसको क्या लिखा जाता है? 22 प्लस XY, ठीक है। यानी 22 तो एक है, 22 तो एक जोड़ा है, प्लस XY एक जोड़ा हो गया ना, एक ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? Y हो गया। एक X क्रोमोसोम हो गया, एक Y क्रोमोसोम हो गया, तो एक जोड़ा हो गया ना। दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया? 23 लिख दिया, 23 लिख दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? चले तो इस बात को अगर पहले समझते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमको बस जनरली समझना है, तो जनरली समझते हैं अगर, तो इस बात को अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? डीएनए होता है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए बहुत लंबा होता है, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर उसको रख पाना, एक ऐसा थ्रेड, धागेनुमा संरचना को, तंतुनुमा संरचना को रख पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कोशिका हम जैसे आँख से हमें दिखती नहीं है। अब उसके अंदर बहुत बड़ा डीएनए होता है। अब बहुत बड़ा डीएनए होता है तो उसको क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। उसको पैक किया जाता है, जैसे हम धागे को गिर्री के ऊपर, जो हमारी सिलाई मशीन की गिर्री होती है उसके ऊपर पैक करते हैं ना, इसी प्रकार से क्या होता है कि हिस्टोन नाम के एक प्रोटीन होते हैं, उनके ऊपर क्या किया जाता है? उसको लपेटा जाता है। अब लपेटने के बाद भी उसकी संरचना जो है वो छोटी नहीं हो पाती। फिर क्या किया जाता है? उसको और पैक कर करके एक पेलिसिल की कवर के अंदर भरा जाता है। उस पेलिसिल की कवर को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। जो आपने देखे होंगे कि इस प्रकार की संरचना बनी होती है, जो आपने हमेशा देखी होगी कि इस प्रकार की संरचना जो बनी होती है, यह इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। जो हमारा डीएनए है वो इस प्रकार किसके अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो कवर जो बाहर से बन गया है, पेलिसिल की जो कवरिंग बन गई है, इसी पेलिसिल की बाहरी आउटर कवरिंग को, बाहर की संरचना को, हम पेलिसिल को ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमें क्रोमोसोम भी समझ में आया। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम जो होते हैं, अब ये क्रोमोसोम मिलकर के दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम पढ़ने के हिसाब से इसको दो प्रकार में पढ़ रहे हैं। कैसे? लिंगी गुणसूत्र और अलैंगिक गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। जो कि लिंग का निर्धारण करेंगे तो उनको सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंगिक गुणसूत्र कहेंगे, और जो कि सेक्स का निर्धारण के अलावा बाकी के जो कैरेक्टर है, जो भी लक्षण है वो दिखाएंगे शरीर में, तो उनको क्या कहेंगे? अलैंगिक गुणसूत्र कहेंगे।
आ गई क्या आपको बात समझ में? बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो क्या बात बताई गई है कि जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ अकेला गोलाकार डीएनए का अणु का होता है। इनमें डीएनए तो होता है किसमें? जीवाणु में, यानी बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में क्या होता है? जीवाणु तो होता है। जीवाणु में क्या है? डीएनए तो होता है, लेकिन इनके पास स्पेशल कैरेक्टर है कि इनका जो होता है वो गोलाकार बना हुआ होता है। हमारे पास गोलाकार नहीं होता। आपने जो स्ट्रक्चर ऐसे करके जो देखा होगा डीएनए का, वो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ डीएनए जो है वो ऐसे करके पूरा कुंडली मारेगा, यानी कि गोल हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड, यानी दो बात होगी। डबल स्टैंड किसको कहते हैं वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। पर क्या होगा कि वो गोलाकार आकृति में होगा, ठीक है। तो ये जीवाणु की बात होगी, बात समझ आती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं वायरस की, विषाणुओं की बात करते हैं। तो टोबैको मोज़ाइक एक वायरस है जिसका अनुवांशिक पदार्थ कैसा है? आरएनए है। टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसका अनुवांशिक पदार्थ याद रखेंगे आप, आरएनए होता है। फिर इसके बाद ये जो सिंबल बना हुआ ऐसे करके इसके ऐसा लिखा हो, इसको बोलते हैं फाई। लेकिन इसका ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम है, तो इसको बोलते हैं फैज वायरस। क्या बोलते हैं? फाज वायरस, बैक्टीरियोफाज, यानी फाज वायरस 174, ये इसकी स्ट्रेन का नाम है, इसलिए नाम दिया गया है बैक्टीरियोफाज 174। इसमें जो होता है बैक्टीरियोफाज में, ये वायरस का नाम है, नाम तो बैक्टीरियोफाज है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया के ऊपर जाके चिपकता है, इसलिए बैक्टीरियोफाज नाम है। इस यहाँ पर मिलने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फोटो के इमेजेस के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम समझते हैं, तो डीएनए का फुल फॉर्म लिखते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हर चीज़ का अपना एक मीनिंग है। डीऑक्सी का अपना एक मीनिंग है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड का। पहले हमारी अगर सेल कोशिकाओं की बात करें तो उसमें डीएनए स्ट्रक्चर ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम समझने के लिए क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर को हमने कैसा किया? ऐसा ओपन कर दिया, ठीक है। तो हमने समझा, तो हमको यहाँ पर दो चीज़ें दिखती हैं। क्या चीज़ें दिखती हैं कि एक तो स्ट्रैंड है ये डीएनए की, ये है, और दूसरी स्ट्रैंड यहाँ पर है, इसको स्ट्रैंड कहा जाता है, डीएनए की स्ट्रैंड, ठीक है, जिनसे कि डीएनए के मॉलिक्यूल जो डीएनए है वो बना हुआ है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जो कि यहाँ पर 5 प्राइम्स नाम से करके 5 प्राइम कुछ करके लिखा है, 3 प्राइम करके कुछ लिखा है, यहाँ भी 5 प्राइम करके कुछ लिखा है, 3 प्राइम करके कुछ लिखा है। अभी क्या चीज़ होती है, अब इसको हम समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर GCTA करके भी कुछ लिखा है, वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम समझते हैं। अब सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो डीएनए है वो किसका बना हुआ है। वो डीएनए जो बना हुआ है, डीएनए जो है ये किसका बना हुआ है? ये डीएनए जो है नाइट्रोजन बेसेस, यानी नाइट्रोजन क्षार, जिनका नाम अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार का बना हुआ है। शुगर फॉस्फेट की एक बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट जो होते हैं उनका बना हुआ है, यानी नाइट्रोजन क्षार एंड शुगर फॉस्फेट का बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बीच में फिर ATGC यानी कुछ बेस लगे हुए होते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, अब इनको आगे समझते हैं, ठीक है। तो क्लियर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभी ये हमको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि जो सबसे पहले जो डीएनए का स्ट्रक्चर वो दिया गया था, वो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सबसे पहले किए गए थे किसने? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। किसने किए थे? फ्रैंकलिन ने, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने 1950s में। देखिए उनने क्या किया था, काम किया था किसके साथ? मॉरिस विल्किंस के साथ। ये दोनों साइंटिस्ट हैं, अगर आपको नाम नहीं भी याद रहे तो ठीक है, आप बात को समझ लिए बस खाली, ठीक है। तो इन दो साइंटिस्ट के साथ मिलकर इनने काम किया था। इन एक मेथड पे, मतलब एक मेथड की हेल्प से काम किया जिसका नाम होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। अब ये क्या करती है, जैसे हम एक्सरे मशीन एक्सरे निकालते हैं ना, उसी टाइप से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मशीन क्या करती है, स्ट्रक्चर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर आप पहली बार अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आप तो बड़ा ये हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि यार ये कैसा स्ट्रक्चर, हमने तो डीएनए का कभी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा। लेकिन ये एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से आया हुआ स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर सबसे पहले मिला था। लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से, पहले हम चीज़ों को हमको समझाना होता है, लेकिन जो है रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस जो है इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही तरीके से समझा नहीं पाए। इसके बाद क्या हुआ 1953 में, ठीक है, 1953 में इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कि ये जो स्ट्रक्चर, जो इमेज आपके सामने आई है, राइट, ये किस प्रकार से बना हुआ होगा, उसके लिए वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के द्वारा, पद्धति के द्वारा, मेथड के द्वारा
किसने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, फोटोग्राफ बताया, तो उसका आंसर आएगा रोजलिंड फ्रैंकलिन। ध्यान रहेंगे आप। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर है, जो कि मॉडल है, ये मॉडल बना रहे हैं, ये देखिए वाटसन एंड क्रिक क्या कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं किसका, डीएनए का। तो अगर ये किसने दिया, राइट, तो आप इसका आंसर देंगे वाटसन एंड क्रिक ने, क्योंकि हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो देखते हैं ये वाला, ये एक मॉडल है कि यहाँ ये किसने दिया, ये दिया गया है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। यहाँ रहेंगे। अभी हम इसको और पढ़ेंगे तो अभी आपको और समझ में आएगा, पर अभी आप चीज़ों को यहाँ पर समझ लीजिए। क्या देखते हैं, तो ये है जो डीएनए का स्ट्रक्चर, जो डीएनए बना हुआ है वो इस शुगर से बना हुआ है, शर्करा से बना हुआ है। वो किसी शर्करा से बना हुआ है, तो ये है बीच की शर्करा और ये है फॉस्फेट, जो अभी हमने बात की थी, फॉस्फेट और शर्करा की बात करी थी। और कुछ बेस होते हैं, कुछ क्षार होते हैं, ये है क्षार। आगे क्या बात समझे, तो अब जो शुगर होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। जो डीएनए में होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है, डीऑक्सी यानी ये ऑक्सीजन चला गया, देखिए यहाँ पर से ऑक्सीजन चला गया तो डीऑक्सी। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, इस संरचना और इस संरचना में क्या इतना ही अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो क्या चला गया, ऑक्सीजन चली गई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसलिए ये राइबोज है और ये डीऑक्सीराइबोज है। यानी ये शर्करा मिलेगी आपको किसमें, डीएनए में, और ये शर्करा मिलेगी आपको किसमें, आरएनए में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद जब ये डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अभी यहाँ पर वापस देखिए, ये क्या है, ये शुगर है, ये शुगर अभी पढ़ा, ये फॉस्फेट है, और ये जो है नाइट्रोजन क्षार दूसरे नाइट्रोजन क्षार से जुड़ा होता है। इसी स्ट्रक्चर को मिलकर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, डीएनए का स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो जाएगा। आगे बात सुने, तो अब उस स्ट्रक्चर को आप वापस से अगर देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको वो स्ट्रक्चर वापस से दिखाता हूँ। चलिए, इसी स्ट्रक्चर को अगर वापस देखते हैं तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट समझ में आएगा कि तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीच में कौन है, नाइट्रोजन बेसेस है, नाइट्रोजन क्षार जो है वो बीच में है, ये नाइट्रोजन क्षार जो है ये बीच में है। इसके अलावा जो बैकबोन है, जो मेरुदंड का निर्माण किया है वो किसने किया है, शुगर ने और फॉस्फेट ने, शर्करा ने और फॉस्फेट ने, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, तो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। चलिए, तो ये डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर था। इस नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब ये नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, 4 प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के मिलते हैं, 5 प्रकार के मिलते हैं, 5 प्रकार के मिलते हैं, लेकिन डीएनए में हमेशा 4 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से, 4 प्रकार कौन से, ए, टी, जी और सी, ATGC। ये ATGC जो है, आज तक जो चैनल है, ए से इसको आज तक ऐसा बना सकते हैं ना, AGTC को क्या बोलना, आज तक ऐसा बना सकते हैं। तो ये जो आपका जो है AGTC जो है, AGCT जो है, ये क्या है, ये किस में मिलते हैं, डीएनए में मिलते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आरएनए की, तो आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए में थायमिन की जगह क्या मिलता है, इसकी जगह क्या मिल जाएगा आपको, यूरेसिल मिलेगा, यू मिलता है। पर हम ये सब होते हैं नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो हम सबको पढ़ना होगा, हम सबको देखना होगा। तो हम जल्द से इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इनको प्यूरिन कहा जाता है, एडेनिन और ग्वानिन, इन दो को क्या कहा जाता है, प्यूरिन कहा जाता है। और इनको CUT कट, इसको कहा जाता है पिरिमिडीन। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में 3 आते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अगर आपको याद रखना है तो आप इसको CUT कट करके याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे AG, ठीक। ये होते हैं प्यूरिन, ये होते हैं पिरिमिडिन। और आपको क्या बताया कि डीएनए में थायमिन मिलेगा, यानी AGTC चारों मिलेंगे, और आरएनए में AGC और U मिलेगा। टी की जगह क्या मिलेगा, U मिलेगा। तो स्टूडेंट, चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक हम समझ चुके थे, हमने डायग्राम को ही देख लिया, तो हमको और भी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो जो चीज़ें अभी पढ़ी हमने, वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने आने वाली है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, यूकेरियोट जीवों में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए होता है। अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा कि हमारा जो यूकेरियोट एनिमल है, एक होते हैं प्रोकैरियोट एनिमल, प्रोकैरियोट जीव, एक होते हैं यूकेरियोट जीव, ठीक है ना। किस हिसाब से बांटा गया इनमें, जिनमें कि जो केंद्रक है उस पर झिल्ली होगी या नहीं होगी, उस हिसाब से, ठीक है। तो यूकेरियोट जीवों में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है, डीएनए होता है। दूसरी बात,
डीएनए की दूरी कुंडली का मॉडल जो वो किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। अभी मैंने आपको समझाया है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर का जो मॉडल बनाया गया था, वो मॉडल किसने बनाया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो जब भी आपको अगर मॉडल के बारे में पूछा जाता है तो आप आंसर लगाएंगे वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एक्सरे टेक्नोलॉजी, एक्सरे विवर्तित पद्धति के द्वारा डीएनए का चित्रण किया, तो वो किसने किया, वो मैंने आपको समझाया, मॉरिस विलिकिंस ने किया। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा कि मॉरिस विलिकिंस ने क्या किया था। इनने किया था सबसे पहले काम 1950 में, 1950 में, 1950 में, और इन्होंने तो 1953 में स्ट्रक्चर बनाया था। बात समझ में आती है? ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन मॉडल जो दिया है, जो हम डीएनए का मॉडल पढ़ते हैं, वो किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं और क्या बात की गई। डीएनए का प्रत्येक अणु 2 कुंडलीकृत पॉलीन्यूक्लियर श्रृंखला का बना होता है। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन क्षार को पढ़ा था, शुगर को पढ़ा था और फॉस्फेट को पढ़ा था, इन 3 चीज़ों को पढ़ा था। इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों को मिलकर के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इन तीनों को मिलकर के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे उसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। सिंपल सी बात की गई है। ठीक है, किन किन को, नाइट्रोजन बेस को, नाइट्रोजन क्षार को, शर्करा को और फॉस्फेट को। ठीक है, क्या आप क्लियर कर पाए? चलिए आगे चलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन किस किस से बना होता है, ये चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार से, पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन थे ना, तो पेंटोज शर्करा, जिसमें कि डीएनए तो कैसे, डीऑक्सीराइबोस, और अगर आरएनए है तो राइबोस, तथा फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, इसीलिए मैंने आपको पहले फोटो में सब समझा दिया। इसके बाद डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। तो कौन कौन से क्षारक होते हैं, अभी आपको बताया कि आपको आज तक चैनल का नाम याद रखना है। ठीक है, AGDC, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, टी से थाइमिन, सी से साइटोसिन। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और क्या कहा गया है, डीएनए की 2 श्रृंखला एक दूसरे में सर्पिल क्रम में लिपटी होती है। हाँ, एक दूसरे से सर्पिल क्रम में, बिल्कुल सर्प के समान। कैसे, सर्प के समान, ये सर्प जैसे मूव करता है। ठीक है, तो डीएनए की श्रृंखला ऐसे ऐसे लिपटी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें समझ में आता है। चलिए फिर, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर, एंटी पैरेलल, प्रति समांतर, यानी एक का 5 प्राइम, तो वो यहाँ पर आके 3 प्राइम है, तो दूसरा 5 प्राइम यहाँ से स्टार्ट है और 3 प्राइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए उल्टे हैं। इसको कहते हैं प्रति समांतर, एंटी पैरेलल। ठीक है, आप इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होता है, क्योंकि समझाने में उस चीज़ को भी समझाया जा सकता है, पर वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 5 प्राइम 3 प्राइम्स को प्राइम पढ़ते हैं, या 5 डैश भी पढ़ सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, यस। तो ये प्रति समांतर रूप में लिपटी होती है, कुंडलित होती है, अर्थात एक श्रृंखला 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम्स रूप में और दूसरी 3 प्राइम्स टू 5 प्राइम्स रूप में होती हैं। चलिए फिर क्या बात होती है, एक श्रृंखला के प्यूरिन यानी एडेनिन एंड ग्वानिन, मैंने आपको बताया था एडेनिन और ग्वानिन को हम प्यूरिन कहते हैं, और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन को क्या कहते हैं, पिरिमिडीन कहते हैं। दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन अर्थात ग्वानिन साइटोसिन से जुड़े रहते हैं, जिसे एडेनिन सदैव थाइमिन से जुड़ा रहेगा, 2 हाइड्रोजन नंबर से जुड़ा रहेगा, और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन नंबर से जुड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या चीज़ समझाई है कि जो एडेनिन है वो सामने वाले थाइमिन से जुड़ा रहेगा, यानी प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़े रहेंगे। यहाँ पर कौन प्यूरिन है, ग्वानिन है ना। अभी तो पता है एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, तो सामने वाले पिरिमिडीन से जुड़े रहेंगे, तो जी हमेशा सी से जुड़ा रहेगा, है ना। जी हमेशा सी से जुड़ा रहेगा। चारों तो हो गए, लेकिन कितने बंद से जुड़ा होगा, 3 बंद से जुड़ा होगा। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, मैं अभी आपको वो भी ट्रिक दे देता हूँ ताकि आप उसको भी याद रख पाएंगे सिंपल सी भाषा में, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, चलिए तो अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। साइटोसिन हाइड्रोजन से जुड़े और प्रत्येक श्रृंखला के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंद बनता है। क्या होता है फॉस्फोडाइएस्टर बंद, जब 2 जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है, इससे पहले हम उसको ATGC को कवर कर लेते हैं। देखो हम ए लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1 2 ए लिखेंगे ना, ए वो किससे जुड़ा रहेगा, थाइमिन से। थाइमिन कैसे लिखेंगे, 2, तो 2 बंद हो गए, सिंपल सी बात है।
दो लोगों को जोड़ना है तो ए से टी को किसके जोड़ेंगे, 2 बंद से, तो ये टी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, तो उसके बचा हुआ क्या हो गया जी। सी से जुड़ा होगा तो कितना है, 3 बंद से जुड़ा होगा। सिंपल्स आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये सिंपल्स आपको ऐसे ध्यान रखना है, या फिर आपको ए टी का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे सिंपल से, ठीक है। ए टी जी सी, तो पहले वाला 2 से, बाद वाला 3 से। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया कि हमारी ये ऑक्सीजन होता था, यहाँ पर क्या होती थी, इस प्रकार की शर्करा थी, इस प्रकार की शर्करा जिससे कौन जुड़ा होता है, एडेनिन जुड़ा होता या ग्वानिन जुड़ा हो सकता है, कोई भी जुड़ा हो सकता है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हो सकता है, यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, एक फॉस्फेट PO4-3 जुड़ा होता है, फॉस्फेट। इसी को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इन तीनों मिलकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये दूसरे से जब ये जुड़ा रहेगा, जिस बंध से द्वारा जुड़ा रहेगा, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ये दूसरे इसी प्रकार की दूसरी श्रृंखला से जब जुड़ा रहेगा, इसको 2 लिख देते हैं। अगर ये 2 मिलकर बने हुए तो वो 2 से जुड़ा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहेंगे। तो आपका इस लेक्चर में डीएनए फुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम डीएनए का रेप्लिकेशन यानी पुनरावर्तन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अनुलेखन और ट्रांसलेशन, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।